हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में। GKKD में ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में हम लोग इम्पोर्टेंट MCQs कर रहे थे। इस क्रम में हम लोग दो पार्ट्स में इम्पोर्टेंट MCQ कर चुके हैं, जो कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, साथ ही में मई और जून के करंट से संबंधित थे। ठीक है, आगे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग नेक्स्ट में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज फिर 25 क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। 50 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। आज जो हम लोगों को करना है 51 नंबर का क्वेश्चन से करना है। तो 51 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों के संदर्भ में, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही जो कथन है उसको बताना है कि सही कथन क्या है। तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा समिति के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाता है, और दूसरा कथन दिया है कि राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह संघ वित्त आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाए। ठीक है, तो दोनों कथन पे विचार करना है और सही कथन हम लोगों को बताना है। तो पहला जो कथन है, पहला कथन ध्यान से पढ़िए अगर, तो राष्ट्रपति लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाता है। अब लोक लेखा समिति कहाँ बनती है? संसद में बनेगी, है ना। संसद में मान ली तो संसद में जो समितियां होती हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को नहीं सौंपती हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा। ये जो लोक लेखा समिति बनाई जाती है इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, वही इस समिति का अध्यक्ष जो है वही जो है संसद के पटल पर इसके प्रतिवेदन को, इसके रिपोर्ट को क्या करता है, रखवाता है। तो राष्ट्रपति नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक शब्द को चेंज किया तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह संघ वित्त आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाए, तो दूसरा बिल्कुल सही है। तो 51 का जो सही आंसर है वो है केवल बी, है ना, केवल जो दूसरा कथन है वही सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 52 नंबर का। 52 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसका चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, संविधान के कुछ भाग को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दूसरा, संविधान संशोधन संविधान में वर्णित अनुच्छेद 368 के विधि द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहला कथन देखिए कि संविधान के कुछ भाग को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित, हाँ बिल्कुल साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं कई पार्ट्स को हम लोग संविधान के। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं क्या है, संविधान संशोधन संविधान में वर्णित अनुच्छेद 368 के विधि द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य विधि द्वारा नहीं। तो संविधान संशोधन के लिए जो अनुच्छेद है 368 है, लेकिन 368 जो आर्टिकल है इसमें केवल विशेष बहुमत, दो तरह के मतलब इसमें जो संशोधन का मतलब दिया है तरीका, वो क्या दिया है, एक तो विशेष बहुमत दिया है ना, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत, है ना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, और एक प्रकार क्या दिया है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। जैसे जो फेडरल स्ट्रक्चर वाले जो भी होते हैं जिनमें राज्यों का भी जो विषय राज्यों से भी संबंधित होते हैं उनमें राज्यों का भी क्या होता है, सहमति लेना होता है आधे राज्यों का, तभी जो है वो कानून या संशोधन किया जा सकता है। ये तो 368 में लिखा है। 368 में कहीं भी, अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो साधारण बहुमत की बात नहीं की गई, लेकिन होता तो है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि केवल 368 के विधि द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य द्वारा नहीं। इस कारण यह गलत हो जाता है।
368 में जो लिखा है उसके उसके अनुसार तो होता ही है, साथ ही में साधारण के अनुसार भी होता है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा इसका, 52 का केवल ए आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्या है भाई? 53 किससे संबंधित है, चलिए देखते हैं। तो 53, सॉरी, क्या हो गया ये? एक सेकेंड, तो मिटा देते हैं पहले। चलिए 53 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति के निदेशक तत्व मूल संविधान का हिस्सा थे? मतलब कौन से नीति के निदेशक तत्व मेन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसमें एक भी संशोधन नहीं किया गया था, उसमें सम्मिलित थे, उसके बारे में बताना है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 में से सही वाले को बताना है कि कौन सा मूल संविधान में था। तो डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कौन सा था, जिससे कंफ्यूजन ना हो। पहला दिया है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करना। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 48 जो है उसमें कहा गया है कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से करना है। तो केवल यही वाला जो है मूल संविधान में था, है ना, पहला ही जो है यही केवल मूल संविधान में था। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है ना। आप इनको लागू कराने के लिए, मतलब जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन ये सरकार के लिए डायरेक्शन है, सरकार को इसी के अनुसार काम करना है, इन्हीं को लागू करने का प्रयास करना है। ठीक है ना। तो केवल जो मूल संविधान का हिस्सा था नीति निर्देशक तत्व, वो क्या था? कृषि, और जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करना यही था। ठीक है, आर्टिकल 48। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर का। संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में कौन से अधिकार आते हैं? ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 जो जानते हैं आप लोग कि किसी भी व्यक्ति को के जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। तो 21 के भाग के रूप में कौन कौन से अधिकार आते हैं और सही उत्तर जो है उसका चयन करना है। ठीक है, तो इसमें सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार आता है, बिल्कुल। सोने का अधिकार भी आता है, सूचना का अधिकार भी आता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार भी आता है। तो ये जो चारों अधिकार हैं संविधान के अनुच्छेद 21 के ही तहत आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, जिसमें चारों ही क्या है? सम्मिलित। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत चारों ही अधिकार आते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों के मार्ग ये सब नहीं सुने रहते तो ध्यान में रखना है कि फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक, सोने का अधिकार, सूचना का अधिकार, और पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन। संविधान के आधिकारिक भाषा प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, हिंदी को मूल रूप से संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। तो बिल्कुल सही है, हिंदी को मूल रूप से संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। ठीक है, दूसरा, राज्यों को उनकी विधायिकाओं द्वारा चुनी गई राज्य की आधिकारिक भाषा को मंजूरी देने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? नहीं। अगर राज्य अपनी विधायिका के लिए जो आधिकारिक भाषा का चुनाव किए हैं उसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, तो दूसरा कथन क्या होता है? गलत हो जाता है। तो यहां से एलिमिनेट करेंगे तो ये बी कट गया और डी कट गया। अब बचा ए और सी। सी देखिए,
तीसरा क्या है कथन, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संचालित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे केवल किसका वर्णन है, इंग्लिश का, है ना, हिंदी की बात नहीं है, इंग्लिश में संचालित किया जा सकता है ओनली। तो तीसरा भी क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, है ना। तो केवल कौन सा सही है, पहला कथन सही है, तो केवल ए इसका सही आंसर है कि हिंदी को मूल रूप से संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है भाई। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, राज्य के क्षेत्र बढ़ाने या घटाने के उद्देश्य से संबंधित विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को अवश्य भेजा जाना चाहिए। ठीक है भाई, अगर किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उससे संबंधित जो विधेयक है, बिल है, उसको राज्य विधानमंडल को भेजा जाना चाहिए, अवश्य भेजा जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यदि संसद में संबंधित विधेयक मतलब जो विधेयक भेजा गया था उसी संबंधित विधेयक में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, तो संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने हेतु विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है, ये दूसरा वाला नहीं है। एक बार जब भाई बताना तो उनको जरूरी है, तो एक बार जब बता दिया कि हाँ आपके क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तब तो जरूरी है भेजा जाए। लेकिन फिर उसके बाद जब मान लीजिए फिर संसद में चर्चा हो रही है और फिर संशोधन है, तो फिर अगर संसद चाहे तो भेज दे, नहीं तो ऐसा नहीं है कि अनिवार्य ही है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि अनिवार्य यहाँ पे लिखा है ना। देखिए पहला वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ए जो है ऑप्शन सही है, केवल एक कथन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, 57 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अनुसूचित जातियों जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। पहला है स्टेटमेंट, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद अनुसूचित जातियों जनजातियों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है ना। क्या लिखा है, प्रधानमंत्री, नहीं प्रधानमंत्री के पास नहीं है भाई, प्रधानमंत्री के पास नहीं है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो एक स्टेटमेंट चेंज किया, राष्ट्रपति की जगह पर क्या लिख दिया, प्रधानमंत्री, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया भाई। दूसरा देखिए, अनुसूचित जातियों या जनजातियों की सूची को संशोधित करने का अधिकार संसद के पास है। अनुसूचित जातियों जनजातियों की सूची को संशोधित करने का अधिकार संसद के पास है। फिर से देखिए, संसद के पास नहीं है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है ना, नहीं यहाँ पे जो है मतलब जो संशोधित, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या था कि संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद अनुसूचित जातियों जनजातियों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार, अधिसूचित कौन करेगा, वो अधिसूचित करेगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, लेकिन जो संशोधन है अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची में, वो कौन, किसके पास ये अधिकार है, वह संसद के पास ही है। ठीक है, वह संसद ही क्या करेगी, संशोधन करेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है ना, केवल पहला स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, केवल 2। ठीक है ना, मतलब अधिसूचित कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन संशोधन कौन करेगा, वो संसद करेगी अनुसूचित जातियों जनजातियों की सूची में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिमाग में होना चाहिए, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कंफ्यूजन। अधिसूचित कौन करेगा, दिमाग में रखिए, राष्ट्रपति, संशोधन कौन करेगा, संसद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्य के बीच में सही संबंध है ना, अधिकार और कर्तव्य। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार मूल रूप से संविधान में थे, मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है।
तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। हमको अधिकार की मांग तो करनी है, लेकिन अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत रहना है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है। तो स्टेटमेंट इसमें देख लीजिए, का जो सही आंसर है वो ए ही है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है ना। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अधिकार की मांग करते हैं या आपको अधिकार दिया जाता है तो कर्तव्य उसके साथ आपका सुनिश्चित हो जाता है। जैसे कोई एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, तो उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए है ना, लेकिन उसके साथ ही में उसके कर्तव्य भी तो जुड़ गए। तो 58 का कौन सा सही है, ए सही है, अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो और सही कथन जो है उसका चुनाव करना है। पहला देखिए, इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये जो एक्ट लाया गया ना, इसने कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य थे और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर, हाँ बिल्कुल सही है। पहला कथन क्या है, सही है कि इसने वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्थापित कर दिया। पहले सब कोई अंतर नहीं था है ना कार्य में, तो पहला स्टेटमेंट सही है भाई। तो पहला सही है, तो जहां जहां पहला है वो हो सकता है, और डी में नहीं है तो डी तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन व्यावसायिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, उल्टा कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया चीजों को। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो था उसको वाणिज्यिक मामले दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कैसे मामले दिए गए, वाणिज्यिक मामलों का प्रबंध करने की बात की गई। लेकिन जो राजनीतिक मामले थे, राजनीतिक जो मामले थे वो किसके लिए दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसको कौन से मामले दिए गए, राजनीतिक। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कौन से दिए गए, वाणिज्यिक दिए गए, है ना। तो दिमाग में रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों में अंतर कर दिया गया। वाणिज्यिक जो कार्य है वो किसको दिए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिए गए, सीओडी को दिए गए, और राजनीतिक कार्य किसको दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए। इस तरह से विभाजन किया। यहाँ पे उन्होंने बस शब्दों को इधर उधर कर दिया, जिस कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत। दूसरा गलत हो गया, तो जहां जहां दो है वो भी कट गया। अब तीसरा स्टेटमेंट बचा है, इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया। तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी, है ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापना हुई। तो तीसरा भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस तरह से केवल पहला कथन जो है हमारा सही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त आवागमन की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन आरोपित करने के अधिक आधार हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता दी गई है। वह स्वतंत्रता कैसी है, मतलब असीमित नहीं है, उसमें सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। अगर सरकार को कुछ बिंदुओं पर लगता है कि ये स्वतंत्रता की अति हो रही है, भाई इसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, या उसे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तो उनके लिए उनको रोका जा सकता है। ठीक है, तो उसका प्रावधान किया गया है ना, संविधान में ही प्रावधान भी किया गया है। तो उसी पर पूछ रहा है कि कौन कौन से जो है आवागमन की जो स्वतंत्रता है उस पर जो है प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। इसके तहत अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 के तहत जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से प्रतिबंध हैं जो लगाए जा सकते हैं। पहला तो लोक हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह न जाने दिया जाए। दूसरा है अनुसूचित जाति के हित में, जाति के हित में नहीं है, यहाँ पे जो जाति है अनुसूचित जाति, इसके हित में आपको आने जाने में नहीं रोक लगाया जा सकता।
ठीक है, लेकिन अनुसूचित जनजाति जो होती हैं, शेड्यूल्ड जो ट्राइब होती हैं, उनके हित में आपको आने जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं उनका अपना एक विशेष कल्चर है ना, वहां आप जाके उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो पहला और तीसरा इसमें क्या है, सही है, अनुसूचित जाति के हित में नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो केवल 1 और 3 इसमें क्या है, सही स्टेटमेंट है। इसी आधार पर आपको रोका जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार्टर अधिनियम के बारे में कौन कौन से कथन है? 3 कथन है, उसमें सत्य क्या है वो बताना है आपको। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने क्या पहली बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया? तो ये 1833 में नहीं, ये 1853 का जो चार्टर एक्ट था, 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उसके तहत जो है पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया या मिला। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से इसने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। तो इस एक्ट ने नहीं दी थी, 1833 के एक्ट ने नहीं दी थी। कौन से एक्ट ने दी थी? 1813 के चार्टर एक्ट ने लोगों को, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी थी। ठीक है, 1813। तीसरा, इसने सिविल सेवाओं के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया और कहा कि भारतीयों को कंपनी के अधीन किसी भी स्थान, पद और रोजगार को धारण करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, यह 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित है। तो पहला और दूसरा गलत हो गए, तो केवल कौन सही बचा? केवल 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो असत्य कथन है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, इस मांग को आखिरकार भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को आखिरकार ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन 1946 में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। तो भारत के संविधान के निर्माण की जो बात थी वो कैबिनेट मिशन में नहीं स्वीकार किया गया था। यहाँ पे कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन में नहीं स्वीकार किया गया। इसके और पहले एक अगस्त ऑफर आया था, कब? 1940 में। तब भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे, इसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि तभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसमें भारत का जो योगदान था सहयोग मांगने के लिए, बहुत सारे ऐसे प्रलोभन अंग्रेजों ने भारतीयों को दिए थे, तभी जो है अगस्त ऑफर में ही स्वीकार कर लिया था कि भारत के लिए संविधान बनाएंगे। कैबिनेट मिशन तो बहुत बाद में आया। तो पहला जो है मांग स्वीकार करने की अगर बात होगी सैद्धांतिक रूप से, तो अगस्त ऑफर में किया गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ट्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जो चाहती थी कि भारत को 2 अलग अलग स्वायत्त राज्यों में 2 अलग अलग संविधान सभाओं में विभाजित किया जाए, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव जो लाया गया था, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव भारत में एकल संघ, क्रिप्स प्रस्ताव एकल संघ की बात करता है। क्रिप्स प्रस्ताव में क्या बात था कि एक ही संघ होगा। ठीक है, तो अब भाई मुस्लिम लीग तो चाहता था कि 2 बने, 2 अलग अलग देश बने, तो इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव के जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, एकल संघ नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अलग अलग स्वायत्त राज्य बने और 2 अलग अलग संविधान सभा बने। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है।
तो हमको केवल असत्य वाला टिक करना है, तो असत्य केवल एक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटी थ्री, कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा बनाई गई योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन इसके गठन के बारे में सही हैं, और सही उत्तर का हमको क्या करना है, चुनाव करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत की विधि के साथ प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को सीधे चुना गया। सीधे चुना गया, ठीक है, तो सीधे नहीं चुना गया, कैसे चुना गया, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुना गया, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटें तीन प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और हिंदू के बीच विभाजित की जानी थी। ये गलत है। क्यों गलत है, तीन समुदायों में तो विभाजित की जानी थी, ठीक है, और उन समुदायों में कौन कौन था, मुस्लिम था समुदाय एक, सिख समुदाय था, लेकिन हिंदू नहीं था। हिंदू के जगह पर क्या था, सामान्य। हिंदू की जगह पर क्या था, सामान्य। और इस सामान्य में कौन कौन आता था, मुस्लिम और सिख को छोड़ करके जो भी बचते थे वो सब किस में आते थे, इस सामान्य में आते थे। ठीक है, तो हिंदू नहीं था, सामान्य था। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, संबंधित रियासतों में शोषित वर्ग को जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीटें दी गई। नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं बनाया गया था शोषित वर्ग जिसको सीटें प्रदान की जाए। तो तीसरा भी गलत है, तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा, तीसरा, तो कोई भी सही नहीं है। इसका डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 64 नंबर का क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित संवैधानिक संशोधनों को केवल आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति के आधार पर किया जा सकता है। मतलब ये स्टेटमेंट है कि किन किन विषय जो दिए गए उनमें अगर संविधान संशोधन करना है तो उनमें आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति जो है चाहिए ही, तभी किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव, तो बिल्कुल राष्ट्रपति के चुनाव को बदलना है तो आधे राज्यों की सहमति चाहिए। अनुच्छेद 368 बिल्कुल चाहिए, आधे राज्यों की सहमति। 7वीं अनुसूची में शामिल कोई विषय, तो 7वीं अनुसूची में शामिल कोई विषय है अगर उसको बदलना है तो भी चाहिए। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, तो ये जो चौथा है ना कि परिसीमन, इसके लिए आधे राज्यों की सहमति नहीं चाहिए। ये केवल संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा, जो साधारण बहुमत द्वारा है उसके द्वारा इसको चेंज किया जा सकता है। तो चौथा जो है वो, उसमें राज्यों की सहमति नहीं चाहिए। बाकी राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 368 और 7वीं अनुसूची में शामिल कोई विषय है, तो इन तीनों के लिए ही आधे राज्यों की सहमति चाहिए। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट 65, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसे सबसे उचित ठहराता है। ठीक है, तो आप इसमें कोई सारा पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन। मैं इसमें सही आपको ऑप्शन बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है, और बहुत डिटेल में बात भी नहीं कर सकते, समय ज्यादा लग जाता है, फिर आप वीडियो भी देखते हैं। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र, बिल्कुल बात सही है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के लिए ही लाएंगे। और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए क्या लाया गया है संविधान में, डीपीएसपी।
के विचार को बढ़ावा देने के लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसे सबसे उचित ठहराता है? इसका जो सही आंसर है वो बी है। ये विधायिका के मनमाने कानूनों तथा कार्यपालिका की निरंकुशता पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं ना। तो जो मौलिक अधिकार है वो सरकार के विरुद्ध है, नागरिकों को शक्ति प्रदान किए गए हैं या उनके अधिकार हैं कि भाई कार्यपालिका जो है निरंकुशता पूर्वक काम न करे और विधायिका भी जो है मनमाने कानून न बनाए। अगर कोई ऐसा कानून बना देती है तो हम आंदोलन करके विरोध करके उसको वापस करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 संविधान के स्रोत और विशेषताओं के संबंध में युग्मों पर विचार करना है। तो कौन सा सही है इसमें देखना है। जापान के संविधान से हमने क्या जापान का संविधान से क्या स्रोत या विशेषता ली गई है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो सही है। दूसरा है कि एकल सशक्त केंद्र के साथ संघ, ये तो है भारत में। कहां से लिया गया है? ये यूके से नहीं लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से हमने ये लिया है कि ये सशक्त केंद्र के साथ एक संघ होगा, तो ये दूसरा गलत हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये यूएस से ही हमने लिया है। तो 1 और 3 सही है इसमें, तो 20 का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। सेवन नंबर प्रस्तावना में उल्लिखित शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सत्य है वो बताना है। पहला देखिए, स्वतंत्रता शब्द विधायिका पर प्रतिबंध लगाता है। विधायिका पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। प्रतिबंध नहीं लगाता है, प्रतिबंध शब्द गलत है यहाँ पर। ठीक है ना, प्रतिबंध नहीं लगाता है। अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन ना जिसमें क्या था, मैं आपको दिखाता हूं अभी, जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन। मनमाने कानूनों तथा कार्यपालिका की निरंकुशता पर सीमाओं के रूप में काम करता है। तो सीमा आरोपित करता है, ये नहीं कि उसको प्रतिबंधित कर देता है कि तुम कानून ही मत बना पाओ। भाई वो कानून तो बना ही देंगे, है ना, कानून बनाएंगे, लेकिन आप अगर नागरिकों के हित में नहीं है तो उसके बाद आप उनको सीमित कर सकते हैं, है ना, आंदोलन आज करके। तो प्रतिबंध नहीं होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट यह गलत है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा देखिए, बंधुता को 2 चीजों का आश्वासन देना होता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये तो प्रस्तावना में ही उल्लिखित है डायरेक्ट, तो दूसरा कथन सही है। तीसरा देखिए, समाजवाद का मतलब उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन है। तो तीसरा कथन गलत है। और भारत में जो यह कैसी सोच है? यह एक साम्यवादी समाजवाद, जो साम्यवादी समाजवाद है उसकी परिभाषा आप कह सकते हैं कि यही है। लेकिन भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है कि राज्य भी है और निजी क्षेत्र भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि निजी संपत्ति को आप खत्म कर देंगे या दूसरे के पास उसको छीन लेंगे, ये नहीं है ना। तो तीसरा भी गलत हो जाता है। इसमें केवल दूसरा कथन जो है हमारे स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है और जो सही है स्टेटमेंट उसको हमको बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, भारत का क्षेत्र भारत के संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। भारत का क्षेत्र मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जो भारत का यूनियन है, तो भारत का यूनियन जो है उसमें क्या क्या आता है? भारत के यूनियन में जो आते हैं स्टेट्स आते हैं। स्टेट से ही तो बना है यूनियन। इंडिया क्या है? यूनियन है इनका, स्टेट्स का। और जो भारत का क्षेत्र है उसमें क्या क्या आता है? तो भारत के क्षेत्र में जो आते हैं स्टेट्स आते हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज आते हैं, और साथ ही में भविष्य में जो भी क्षेत्र
भारत द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं या किए जाने वाले हैं, वो सब आते हैं। तो देख के ही पता चल रहा है कि भारत का क्षेत्र भारत के संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भारत के क्षेत्र में स्टेट्स भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, और जो बाद में मान लीजिए भविष्य में कोई क्षेत्र शामिल किया जाता है तो वो भी आएगा। ठीक है, तो पहला कथन क्या है इसमें, सही है। दूसरा कथन देखिए, भारत के क्षेत्र को दो श्रेणियों अर्थात राज्यों के क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो श्रेणी नहीं है, तीन श्रेणी है। तीन श्रेणी मैंने आपको बताया कि राज्य है, दूसरा केंद्र शासित है, और तीसरा क्या है, भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र है। तो दूसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए सब जगह से, तो केवल एक और तीन बचता है, मतलब तीसरा भी सही है। तो संविधान संसद को नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों की सहमति के बिना इनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए अधिग्रहित करता है। तो तीसरा भी कथन क्या है इसमें, सही है। ठीक है ना, आर्टिकल 3 के तहत ऐसा कर सकती है संसद, और बाध्य नहीं है राज्यों के विचारों से संसद, यह भी ध्यान रखना है। तो केवल 1 और 3 इसमें क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करके हमको सही स्टेटमेंट जो है उसको बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार कर दिया था, ऐसा नहीं है, अस्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, तो फजल अली आयोग कब बना था, फजल अली आयोग को दिसंबर जो है 1953 में बनाया गया। ठीक है, और इन्होंने कब रिपोर्ट दी, सितंबर 1955 में रिपोर्ट दी। और इनको क्या कहा गया था कि आप ये चेक कीजिए कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण किया जाए कि न किया जाए। इन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे स्वीकार होना चाहिए। तो जहां पे अस्वीकार है वहां क्या होना चाहिए, स्वीकार। तो एक स्टेटमेंट बदल दिया, पूरा कथन गलत हो गया। ठीक है, तो स्वीकार किया था और कहा था, इन्होंने एक राष्ट्र और एक भाषा के सिद्धांत को क्या किया था, खारिज कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट, पुदुचेरी को राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का उपयोग करके भारत के संघ में शामिल किया गया था, नहीं, यह भी गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, देखिए, फ्रांस से 1954 में फ्रांस ने 1954 में भारत को पुदुचेरी दिया, और 1954 से लेकर के 1962 तक पुदुचेरी कैसा रहा, एक अधिग्रहित प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में रहा। फिर जाकर के 14वें अमेंडमेंट के तहत इसे एक क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें से दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं, तो इसलिए ना तो एक कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सेवेंटी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार गैर नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार नहीं दिए गए हैं। गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, यह हमसे पूछ रहा है। कौन से अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार। ठीक है, तो यह भी नहीं दिया गया, यह अधिकार नहीं दिया गया है। आर्टिकल 15 है यह।
तो आर्टिकल 15 गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण, तो आर्टिकल 19 यह भी नहीं दिया गया है, लेकिन 3 और 4 दिए गए हैं। कानून के समक्ष समानता दिया गया है और अंतरात्मा तथा धर्म को आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, 3 और 4 दिया गया है अधिकार। ठीक है, तो पहला और दूसरा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो 70 का इसमें पूछा है कौन सा नहीं दिया गया है, तो बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति भारत में नागरिकता की समाप्ति के योग्य नहीं है? मतलब कौन सी, जो 4 स्टेटमेंट दिए उनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसके आधार पर नागरिकता की समाप्ति नहीं की जा सकती है, बाकी और अन्य के आधार पर की जा सकती है। इसका जो सही स्टेटमेंट है वो यही है कि नागरिक पंजीकरण या देशीकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 1 साल के लिए कैद है। 1 साल नहीं, 1 साल अगर कैद है तब उसका समाप्ति नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, अगर 2 साल होता है, 2 साल होता तो समाप्ति के योग्य था, तो समाप्ति के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 ही साल अगर कोई कैद है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। नागरिक पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से अगर कोई भारत की नागरिकता लेता है, अगर 5 साल के भीतर उसे किसी भी देश में 1 साल के लिए कैद कर लिया गया तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर 1 साल, 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए कैद कर लिया गया तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये तो है ही, इन सब के आधार पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप संविधान के प्रति अनिष्ठा रखते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 7 वर्ष लगातार भारत से बाहर रहता है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे तो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मूलभूत अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, सभी मौलिक अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सभी मौलिक अधिकार चरित्र में नकारात्मक है, सभी नहीं नकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है। ठीक है ना, सभी नकारात्मक नहीं है। राज्य की अधिकार व सीमाएं तो आरोपित करते हैं लेकिन सभी चरित्र में नकारात्मक नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा गलत हो गया। तो जहां जहां 2 है वहां हटा दीजिए। तीसरा बचा, सभी मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, बिल्कुल, तथा व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने की अनुमति देते हैं और अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो बिल्कुल, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाइए। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी इसमें सही कथन है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे सभी नकारात्मक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्वेंटी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। सही उत्तर किस आधार पर चुनना है कि किस घटना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति और भाषण को प्रतिबंधित किया जा सकता है, और कथन कूट का चुनाव करना है। कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इन दोनों में से किसके आधार पर जो है स्वतंत्रता को और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और भाषण को प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट देखिए, राज्य के मनमाने कार्यों के खिलाफ लोग एक सामूहिक विरोध कर रहे हैं, है ना, कार्यों के खिलाफ लोग एक सामूहिक विरोध कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो लगेगा हाँ विरोध कर रहे हैं भाई, तो ऐसा तो है नहीं कि भाषण प्रतिबंध कर दिया जाए, लेकिन इसका इंग्लिश में थोड़ा अलग दिया हुआ है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंग्लिश वाला, देखिए, A group of people is protesting against the arbitrary action of state। ठीक है, तो a group of people is protesting against the arbitrary action of state, तो बिल्कुल सही है भाई।
अगर स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, उसको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते, उसके आधार पर आप भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रोटेस्ट शब्द दिया हुआ है, प्रोटेस्ट, तो हमें राइट ऑफ प्रोटेस्ट है लेकिन राइट ऑफ स्ट्राइक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर स्ट्राइक शब्द होता तब यह प्रतिबंधित किया जा सकता था। प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसके आधार पर हम भाषण व्यक्ति को प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर एक व्यक्ति किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है, उन्हें बहिष्कृत करने का आग्रह करता है, तो दूसरा नहीं कर सकते आप। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सरकार आपकी स्वतंत्रता जो बोलने की है उसको रोक सकता है, तो दूसरा इसमें सही होगा। केवल दूसरे के आधार पर अगर दूसरा कोई व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ जो है नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है तो उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो 73 का केवल 2 जो है सही है। 70 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। यह उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या ट्रिब्यूनल को लंबित केस को खुद को हस्तांतरित करने के लिए या उसी के एक आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। यह अधिकार क्षेत्र की अधिकता या अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी की जा सकती है। यह रेट किस पर चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो रेट से संबंधित क्वेश्चन दिखते हैं, तो उत्प्रेषण रेट के बारे में यह कहा गया है। ठीक है, जिसमें जो है उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में जो केस लंबित है उनको खुद को अपने पास बुला लेता है ना, उत्प्रेषण रेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इन तीनों रेट के बारे में पढ़ लीजिएगा। 74 क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करना है और जो सही कथन है उसके आधार पर हमको अपना उत्तर क्या है चुनना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत राज्य, भाषा, लिपि एवं संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है, इसलिए इसके प्रावधान बहुसंख्यकों के लिए लागू नहीं है। यह कथन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक के लिए बात की है, नागरिक वर्ग है ना, और नागरिक वर्ग में जो है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही सम्मिलित होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यकों के लिए लागू नहीं होता, तो कथन एक इसी आधार पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 देखिए, अनुच्छेद 30 के तहत व्यवस्थित शैक्षिक संस्थान केवल अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकते, बल्कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सीटों का अनुपात आरक्षित कर सकते हैं जिन्हें वे प्रवेश देना चाहते हैं। यहाँ जो यह स्टेटमेंट है कि केवल अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकते, ये गलत हो गया। वो केवल अपने पसंद के ही छात्रों को या जिस मान लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वो स्थान शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए, केवल उसी को प्रवेश दे सकते हैं वो चाहें तो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकते हैं, है ना। मान लीजिए कहीं पे क्रिश्चियन जो है कम्युनिटी जो है वह अपने लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर रहे हैं, तो वो चाहें तो केवल क्रिश्चियंस को ही प्रवेश दें, ऐसा वो कर सकते हैं, है ना। उनके लिए नहीं है कि वो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीटों को आरक्षित करें, ऐसा नहीं है, वो चाहें तो दे सकते हैं। तो प्रवेश नहीं दे सकते, ये इसके कारण गलत हो गया। प्रवेश दे सकते हैं अपनी पसंद के छात्रों को, तो दूसरा भी इसमें गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो इस तरह से इसमें दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, जिस तरह से आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस और डिस्कस किए हैं, तो इसको ध्यान से कर लीजिए। अगर पुराने जो वीडियो है वो भी नहीं देखे हो तो वो भी देख लीजिए, और जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट भी करिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।